Hello student, welcome to Booster Series. My name is Wasim Akhtar and today I am going to discuss about highly expected MCQs on arithmetic progression for CBSE board 10th class. स्टूडेंट इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत से ट्रिक बताने वाला हूं जिसके हेल्प से आप MCQs को 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो यानी उसको सॉल्व कर सकते हो। आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर एंड तक देखना बिना स्किप किए। ओके, तो स्टूडेंट मैं जो आज क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे होंगे और मैं जो क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है जिसमें से बहुत से क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ हैं जो कि पहले पूछा जा चुका है बोर्ड में और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है यानी हम ये कह सकते हैं वो एफएक्यूज़ हैं। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे कि इफ 7 टाइम द 7 टर्म ऑफ NAP इज इक्वल टू 11 टाइम्स। ये एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, आप उस थ्योरम को याद रखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं तो आप उसके आंसर विद इन 5 सेकंड में आप दे सकते हो। वो थ्योरम क्या है स्टूडेंट पहले उससे समझ लो आप अच्छे से। थ्योरम का ये कंडीशन होता है कि अगर कोई टर्म है, जैसे मैं कहूँ mth टर्म है तो उसको m से मल्टीप्लाई करें, फिर कोई दूसरा टर्म है nth तो उसको n से मल्टीप्लाई करें। ओके, दोनों सेम AP से लिया जा रहा है, एक टर्म्स nth है एक टर्म्स mth है और mth को m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं nth को n से कर रहे हैं और दोनों इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो m और n है इसको सम करेंगे तो क्या मिलेगा m प्लस n। तो ये एक टर्म होगा, m प्लस n भी कोई ना कोई टर्म होगा, तो जो भी टर्म होगा उस टर्म का आंसर हमेशा याद रखना आपकी वो 0 होता है। ओके, तो ये कंडीशन है कि अगर एक AP में कोई एक टर्म है उसी टर्म्स को उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर दूसरे टर्म को उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर वो दोनों इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब जो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके सम से जो तीसरा टर्म बनेगा वो भी 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 इंटू 7th टर्म यानी डैट मीन कि A7 एंड 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म, तो 11 प्लस 7 कितना होता है 18। तो 18 टर्म का आंसर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें n की वैल्यू पूछा गया। ओके, ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में जो है इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पीवाईक्यूज़ लगाओ हुए तो आपको मिल भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें n की वैल्यू पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले ये आप समझ लो कि एक AP है इसे AP1 कंसीडर कर लो और एक दूसरा AP भी है यहाँ पे जो यहाँ आप दिख रहे हो। ओके, दोनों की फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, अब इसमें कोई एक टर्म है, एक AP इंक्रीजिंग में होगा एक AP डिक्रीजिंग में होगा, हमेशा ऐसा पूछा जाता है क्योंकि एक AP इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है एक AP इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक टर्म होता है जो कॉमन होते हैं यानी वो सेम पोजीशन पे होते हैं और न्यूमेरिकली इक्वल भी होते हैं। वही हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा टर्म है, सिर्फ हमें पोजीशन बताना है, उसकी वैल्यू नहीं बतानी। क्योंकि यहाँ पे आप देख लो क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल। ओके, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको याद रखना है कि वो n कैसे निकालेंगे। n इज इक्वल टू A2 माइनस A1 अपॉन D1 माइनस D2 प्लस 1। अब स्टूडेंट इस ट्रिक से आप n फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इसकी आपको चाहिए A1 A2 D1 D2। तो AP1 से आप यहाँ पे निकालो A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 51 है एंड D1 की वैल्यू 2 मिलेगा। फिर यहाँ जो ये आप देख रहे हो AP2, यहाँ से आप फाइंड कर लो A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि A2 की वैल्यू यहाँ पे है 1 एंड D2 की वैल्यू होगा 4। ओके, अब इसमें सिंपल पुट करना है आपको। A2 की जगह आप क्या रखोगे 1, A1 की जगह 51 एंड D1 की जगह 2 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 50 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये कैंसिल होके 25 प्लस 1 26, यानी n जो है वो 26 है। यानी दोनों AP में कौन सा वो टर्म है जो इक्वल है वो 26 टर्म है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है थर्ड, इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा गया, एक सीक्वेंस मतलब AP एक गिवन है, इसमें आपसे पूछा गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो आप उसे कंसीडर कर लो AN। ठीक है, लेट दैट टर्म बी AN, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी AN, क्योंकि AP में कोई भी टर्म अगर हमें नहीं मालूम होता उसे हम AN कंसीडर करते हैं। अब ये जो AN होगा ये लेस देन 0 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। अब AN मतलब जनरल फॉर्मूला। ओके, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब यहाँ पे आपको A और D पुट करना है, हमें यहाँ पे n फाइंड करना है क्योंकि पोजीशन बताने हैं। तो A1 मतलब A की वैल्यू है 112, n कुछ नहीं पुट करना है। D की वैल्यू आप यहाँ पे दिख रहे हो कितना है, D की वैल्यू है -3 लेस देन 0। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, 112 को उस साइड लेके चले जाओ 112। ओके, अब आप इसे सिंपल n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे। तो जैसे इनइक्वालिटी का एक नियम है कि जब हम नेगेटिव चीज़ से डिवाइड करते हैं यानी जिसकी वैल्यू निकालना अगर उसकी कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, यानी लेस देन बिकम ग्रेटर देन बिकम लेस देन। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ n आपको कैलकुलेट करना है और n की कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ऐसे सिचुएशन में इसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप ये इनइक्वालिटी को रिवर्स करोगे। किस तरीके से, तो पहले इसे कैंसिल कर लो, तो n-1 लेस देन था तो अब ग्रेटर देन, और 3 से 112 कितने टाइम्स में, तो आंसर मिलेगा 37.3। ओके, जैसे हम 3 से 112 को डिवाइड करेंगे तो अब n इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ये प्लस 1 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो 38.3, यानी n की वैल्यू 38.3 से जस्ट ग्रेटर है। अब 38.3 के बाद जो पहला नेचुरल नंबर होगा वो कौन सा नेचुरल होगा, तो आप सबको पता है 39। तो n की वैल्यू क्या मिला यहाँ पे 39। ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि 2 AP है और ये कॉमन डिफरेंस इनका सेम है।
तो यहाँ पे गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, देन डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म विल बी। यहाँ पे जो पूछा गया वो अच्छे से समझो। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझो कि यहाँ पे दो एपी है, ओके, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, उनका फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म जब इक्वल नहीं है तो यानी वो एपी अलग अलग टर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। सपोज कर लो पहला एपी A1 A2 A3 ऐसे करके यहाँ पे AN, सेकेंड जो एपी है वो A-1 A-2 एंड A-N, ये होगा डिफरेंस। बट इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है, यानी डी की वैल्यू जो इस एपी से मिलेगा वही डी की वैल्यू सेकंड एपी से भी मिलेगा, बट दोनों एपी जो स्टार्ट हो रहे हैं ना वो अलग अलग नंबर से हो रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल है। अब आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी दो एपी अलग अलग नंबर से शुरू हो रहे हैं बट वो सेम गैप पे यानी सेम कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड किया जा रहा है, तो उसके हर टर्म्स के बीच का डिफरेंसेस इक्वल होंगे। यानी जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, वो भी 100 ही होगा। उसके 1 लाख टर्म्स के डिफरेंस क्या होंगे, वो भी 100 ही होंगे, इसलिए कि दोनों की कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी सेम गैप पे इक्वल गैप पे दोनों एपी डिजाइन हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन 5, इसमें रेशियो दिया है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट देखो ये थोड़ा एनसीईआरटी पैटर्न से हट के यहाँ पे दिया कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, ओके, दो एपी हैं, ठीक है ना, और उनके एन टर्म्स का सम यहाँ पे उसका रेशियो गिवन है, ठीक है, सम ऑफ रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दोनों एपी अलग अलग है, यानी SN अपॉन S-N इज इक्वल टू 3n + 4 अपॉन 5n + 6। अब बच्चों आपको ध्यान में ये रखना है कि ये दोनों एपी तो ठीक है अलग अलग हैं, तो दोनों की फर्स्ट टर्म अलग होंगे, दोनों की कॉमन डिफरेंस अलग होंगे, और ऐसी सिचुएशन में क्या पूछा गया कि रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म, यानी ये तो गिवन है, और फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है कि A5 अपॉन A-5, ओके, यानी आप सिंपल ये समझो A + 4D इसको A1 मान लेते हैं, ओके, एंड A2 + 4D2, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करें, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप ये जो m देख रहे हो यहाँ पे, ये जो 5 देख रहे हो सॉरी, इसे m कंसीडर कर लो कि ये m है, ओके, और आपको इसकी रेशियो बतानी है, ठीक है। अब ये आप बोल जाओ, बस ये याद रखो कि आपको A5 अपॉन A-5 की आंसर देना है कि क्या होगा, और गिवन बस ये है, हम इसी के हेल्प से आंसर भी बताएंगे, ठीक है। अब करोगे क्या, तो सिंपल मैंने क्या बताया, इसे m मान लो, और इक्वेशन 1 में आपको क्या पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 n की जगह क्या पुट करोगे स्टूडेंट, तो 2m-1, ये अच्छे से यार ये नोट कर लो कहीं पे आप अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ कि इस तरीके क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और आएंगे भी, इसलिए इस ट्रिक को नोट कर लो कि जब भी ऐसा रेशियो गिवन रहेगा और उसमें आपको रेशियो पूछा जाएगा कि कोई दो टर्म्स का रेशियो बता दो, फिफ्थ टर्म भी हो सकते हैं, 7, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में सिंपल गिवन रेशियो में आपको n हटाएगा, उसकी जगह क्या करना है 2m-1, और m किसको मानना है, तो वो जो टर्म्स दिए रहेंगे जिसकी रेशियो बताना है वो 10th 7th 8 कुछ भी हो सकता है, उसको आप m कंसीडर करना। अब देखो यहाँ जल्दी से रख के 2 × 5 - 1, ओके, तो 10 - 1 कितने होते हैं 9, आप इस इक्वेशन में क्या करो पुट कर दो, तो 3 × 9 + 4 बटा 5 × 9 देख लो यहाँ पे +6, अब इसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, #51 31:51, इसका आंसर आप देख लो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। 6 क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है, एक एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, और इस तरीके के भी क्वेश्चन आप देखो 2014 में भी है, उससे पहले भी है और उसके बाद भी है। मैंने एक क्वेश्चन लिया बस आपको बताने के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आप इसे करोगे कैसे, वाई की जगह के, लैम्डा, म्यू कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा, तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा उसकी वैल्यू बताओ, तो इसमें आप इसे ए कंसीडर करो, ये बी है और ये सी है। उसके बाद आपको ये याद रखना है एक रिलेशन कि बी = A + C/2, ओके। अब बी की जगह जो एक्सप्रेशन है वो रख दो, बी हमने किसे माना था 3y + 5, एंड ए की जगह आप क्या रखोगे 3y - 1, एंड सी की जगह 5y + 1/2, ये दोनों कैंसिल होगा, 3y + 5 = 8y/2 मतलब 4y, ओके। अब 4y में से 3y निकाल दो तो y की वैल्यू मिल गया 5, ऑप्शन चेक करो यहाँ पे, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी, ओके। अब ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक एपी का p टर्म का सम, यानी n को रिप्लेस किया गया है p से, जैसे हम SN लिखते हैं तो आप उसी को SP लिखेंगे, n को बस p मानना है आपको, ठीक है ना। और ये क्या दिया हुआ है कि AP² + BP, और हमें बताना क्या है कॉमन डिफरेंस, यानी d की वैल्यू निकालना है। 2010 की क्वेश्चन है CBSE बोर्ड की। तब d कैसे निकालेंगे जल्दी से, कई तरीके हैं यहाँ पे, आप सिंपल ये याद रखो कि d = S2 - 2S1 कर लेना। S2 का मतलब है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें p की जगह एक बार 2 रख दो, और S1 का मतलब p की जगह एक बार 1 रख दो। तो चलो पहले हम 2 रखते हैं जल्दी से, तो a 2 का होल स्क्वायर + b × 2, ये मैंने वैल्यू निकाल लिया किसका, S2 का। अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा S1 की। S1 के लिए इस गिवन 1 इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1, इसमें p की जगह 1 पुट करो, तो a × 1² + b × 1, आंसर देखो 4a + 2b - 2a - 2b, ओके। ये कैंसिल कर लो, आंसर आ गया यहाँ पे 2a, यानी डी की वैल्यू मिल गया 2a, चेक करते हैं तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3,
डिविजिबल मल्टीपल आते रहते हैं, ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में, यानी PYQ है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे भी बहुत अच्छे वर्कआउट करें, एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, उसके एग्जांपल भी हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। इसमें क्या पूछा जाता है हमेशा कि हाउ मेनी 2 डिजिट 3 डिजिट, या कुछ ऐसे रेंज दे देंगे कि 10 और 110 के बीच में, 200 के बीच में, ठीक है, उस रेंज के अंदर आपको रहना है। यहाँ रेंज जो है 2 डिजिट्स कह के आपको बाउंडेड कर दिया गया है कि 10 से लेकर 99 के बीच में आपको सोचना है कि कितने वो नंबर हैं जो 3 के टेबल में आ सकते हैं, डिविजन मतलब उसकी टेबल में। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे कि मल्टीपल या डिविजिबल ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो 10 के बाद पहला 12 आएगा, फिर 15, ठीक है। अब एंड में आते हैं तो 99 भी 3 के टेबल में आएगा, मतलब 3 से डिविजिबल हो सकता है वो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक एपी बनाया, किसी भी नंबर के मल्टीपल या डिविजिबल वो एक एपी होता है, आप ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 12, 15, 18 ऐसे करके हम 99 तक जा रहे हैं, एक एपी हमने बना लिया। अब मुझे ये मालूम करना है कि ये 12 से लेकर 99 तक कितने टोटल टर्म्स हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इसे चेक करने के लिए जो लास्ट में इसे आप an कंसिडर करोगे कि an इक्वल टू 99, और यहाँ आप सिंपल n की वैल्यू निकालोगे। तो a की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है 12, और d क्या होगा तो 3, जिसका टेबल आप बनाते हो यानी जिसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो वही हमेशा d होता है। यहाँ 3 की कर रहे हैं तो d क्या होगा 3। तो मैं यहाँ पे फार्मूला, जनरल फार्मूला यहाँ पे यूज करता हूँ, a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 99। a की जगह 12, n कुछ भी पुट नहीं करना है, d की वैल्यू 3, 99 माइनस 12 कितना होता है स्टूडेंट 87, ओके। अब n-1 इज इक्वल टू 87/3, ये होता है 29, और n की वैल्यू मिल गया 30, यानी ये टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 30। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है √2, √8, √18 एंड सो ऑन, ये एक एपी है। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म यानी 18 के बाद। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जब भी रेडिकल में पूछा जाए तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, यानी सबके जो है रूट के अंदर जो रेडिकेंड होता है उसको इक्वल बनाओ, यानी बेस इक्वल करो। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ बेस इक्वल करो, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अंदर रूट के अंदर 2 होना चाहिए। तो मैं 8 को 2√2 एंड 18 को 3√2 स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हो कि √2, 2√2, 3√2, ये एक सीक्वेंस ऐसे चल रहा है ना। इसमें सिर्फ √2 ऐड हो रहा है, पहले √2 किया तो ये बना, फिर इसमें √2 किया ये बना, इसके आगे √2 करेंगे ऐड तो 4√2 नेक्स्ट टर्म होगा, फिर 5th√2, ऐसे ही टर्म्स बनाते जाएंगे। तो 3√2 के बाद जो टर्म्स मिलेगा वो क्या होगा 4√2। अब 4√2 का मतलब क्या होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, तो 4√2 का मतलब होता है स्टूडेंट इसका स्क्वायर 16 इंटू 2 32, तो √32। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। एंड ये रहा स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2008 की। बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबको पता है कि एपी का डेफिनेशन जो होते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसको हम फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सके वो एपी होता है। क्योंकि हर सीक्वेंस को हम फार्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसे हम सिर्फ सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं जिसको फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एपी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एपी दिया हुआ नहीं है, बट ये खुद एक एपी है, यहाँ पे लिखा है टर्म ऑफ एन एपी, यानी an इक्वल टू 7 - 4n, ये एक फंक्शन हो गया, यानी एक ही फार्मूला हो गया। अब इसमें आप n की जगह जो वैल्यू पुट कर दो, यानी 1 रख दो तो a1 मिलेगा, 2 रख दो a2 मिलेगा, 3 रख दो a3 मिलेगा, यानी आप एक एपी के सारे टर्म्स, कॉमन डिफरेंस सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। यही एपी की पहचान है कि वो एक फार्मूले से रिप्रेजेंट हो सकता है। ओके, आपसे क्या पूछा गया डी की वैल्यू। अब डी कैसे निकालोगे सबको मालूम है, उसके लिए 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ a2 - a1। ओके, अब a2 कहाँ से मिलेगा, तो भाई ये जो इक्वेशन है 1, इसमें n की जगह सिंपल क्या रख दो 2, तो देख लो रख के 7 - 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 7 - 8 माइनस a1 का मतलब क्या होगा n की जगह 1 रख दो तो 7 - 4, ठीक है। तो 7 - 8 - 7 + 4 ये कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे -4। डी -4 है, यानी ये एक ऐसा एपी है जो डिक्रीजिंग फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ ऑप्शन चेक करोगे तो बी सही है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन एपी से मैंने कराया। ये इसमें कुछ क्वेश्चन PYQs थे एंड कुछ जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो FAQs हैं, यानी उस तरीके के क्वेश्चन अक्सर हर बुक में, हर सैम्पल पेपर में और बोर्ड में भी आते रहते हैं। मैं अपने इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट पे कोई लेक्चर नहीं दिया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराया, क्वेश्चन पे ट्रिक बताया एंड क्वेश्चन को कैसे जल्दी MCQs को कैसे जल्दी सॉल्व करना है ये मैं बता रहा हूँ। ये बूस्टर सीरीज जो है हम लेकर आए हुए हैं। मैं बहुत जल्द आप लोगों को ऐसे भी वीडियोज़ बनाऊँगा जो कॉन्सेप्ट पे भी होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर वाइज, हम उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। आप हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वो वीडियो जो हम अपडेट करें, यहाँ पे अपलोड करें, वो आप तक सबसे पहले पड़े। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, और आप इस वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट करो और मेहनत करो, पढ़ते रहो, इस तरीके के क्वेश्चन करो, NCERT ज़्यादा से ज़्यादा करो, और जो भी आपके पास बुक है उन हर बुक से क्वेश्चन, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन निकाल के उससे सॉल्व करो। मैथ्स में जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपकी कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्टूडेंट ठीक है, फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप हार्डवर्क करें और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।